students. First of all, welcome to all of you in the third session of the chapter 2, that is dual effects of transactions and types of accounts. Students, हम लोगों ने लास्ट सेशन के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स देखे थे, तो उसको पूरा एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि वो जो हम लोगों ने लास्ट सेशन में किया था वो पूरा एक बार रिकॉल हो जाए। सबसे पहले बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, दैट इज़ रियल अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। रियल अकाउंट में क्या आता है, तो जितने भी टाइप्स ऑफ एसेट है, ठीक है, हम लोगों ने टाइप्स ऑफ एसेट देख लिए थे इन द फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो जितने भी टाइप्स ऑफ एसेट है वो सारे किस में आएंगे, रियल अकाउंट के अंदर, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, फर्नीचर। तो ये जितने भी एसेट है, गुड्स, ये सारा किस में आ जाएगा, रियल अकाउंट के अंदर। वैसे ही जितने भी टाइप ऑफ इनकम या एक्सपेंसेस है, ये दोनों ही आ जाएंगे किस में, नॉमिनल अकाउंट के अंदर। तो आपको बस ये पता हो जाना चाहिए कि ये आपकी इनकम है या आपका एक्सपेंस है, ठीक है। इनकम के पीछे मोस्टली हम लोग देखते हैं कि उसके साथ में रिसीव वर्ड जुड़ा होता है, तो आपको पता चल जाता है, जैसे कि रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, तो आपको पता चल जाता है कि ये जो है वो हमारी इनकम है। एक्सपेंस में सैलरी, वेजेस, बोनस, कमीशन, ये सब कुछ जो है वो हमारे लिए क्या बन जाता है, एक्सपेंस। जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, तो ये सारे एक्सपेंस है। तो चाहे इनकम हो या एक्सपेंस हो, ये दोनों कौन से हेडिंग के नीचे आते हैं, नॉमिनल अकाउंट के नीचे। तीसरा और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है पर्सनल अकाउंट। पहले तो एक चीज़ एक्सप्लेन कर लूँ कि जब भी एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है तब पर्सनल अकाउंट क्रिएट होता है। तो पर्सनल अकाउंट के अंदर अभी आपको पता है कि जब भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है तो एक रिलेशन क्रिएट होता है। कौन सा रिलेशन, दैट इज द रिलेशन ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। तो डेटर्स और क्रेडिटर्स, तो वो क्या होगा, जब टोटल किया तो पता चला कि दिस आर द टोटल नंबर ऑफ डेटर्स एंड दिस आर टोटल नंबर ऑफ क्रेडिटर्स। बट हम लोग जब ट्रांजेक्शन करते हैं तो सामने वाले का नाम डेटर्स या क्रेडिटर्स नहीं होता है, वो तो कोई इंडिविजुअल नाम होता है। तो कोई भी इंडिविजुअल नेम दिया हो तो वो कौन से रिस्क फॉलो करेगा, पर्सनल अकाउंट्स के। अभी जो भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन के रिलेटेड है, जैसे कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन के रिलेटेड क्या क्या क्रिएट हो सकता है, तो सबसे पहले तो डेटर्स क्रेडिटर्स, वो एक हो गए पर्सनल अकाउंट के अंदर। दूसरे बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, तो वो भी आ जाएगा पर्सनल अकाउंट के अंदर। फिर उसमें भी आर्टिफिशियल एंड नेचुरल 2 पर्सन होते हैं। नेचर पर्सन मतलब कि रमन भाई, छगन भाई, मगन भाई, ये सारे जितने भी है वो सारे किस में आ जाएंगे, नेचर, मतलब कि हम सब लोग के जो नाम होते हैं वो किस में आ जाएंगे, नेचर पर्सन। तो नेचर पर्सन हो तो भी पर्सनल अकाउंट फॉलो होगा। एंड किसी कंपनी का नाम हो, किसी हॉस्पिटल का नाम हो, किसी स्कूल का नाम हो, किसी इंस्टीट्यूट का नाम हो, तो वो सारे के सारे एक पर्टिकुलर नेम है जिसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री हो गई, तो रिलायंस इंडस्ट्री एक कंपनी का नाम है, बट ये कंपनी कैसी है, आर्टिफिशियल कंपनी है, क्योंकि वो अपने ही नाम के ऊपर एसेट परचेस करती है, अपने ही नाम के ऊपर लायबिलिटी क्रिएट करती है। लोन जो रिलायंस कंपनी देता है वो मुकेश अंबानी के नाम पे नहीं देता है, वो कौन से नाम पे लेता है, तो रिलायंस इंडस्ट्री के नाम पे लेता है। एसेट जो परचेस करते हैं वो मुकेश अंबानी के नाम पे नहीं होती, किसके नाम पे होती है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नाम पे होती है, ठीक है। तो वहाँ पे वो कंपनी क्या कर रही है, तो वो कंपनी परचेस कर सकती है, सेल कर सकती है, अपने नाम के ऊपर लोन ले सकती है, किसी को लोन दे सकती है, तो ये सारे काम वो कर रही है। इसके लिए हम लोग उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। तो हुआ तो पर्सन ही, ठीक है। तो ये जितने भी पर्सन है वो सारे कौन से रूल्स को फॉलो करेंगे, पर्सनल अकाउंट को। अभी हमको ये तो समझ में आ गया क्लासिफिकेशन कैसा है। हम लोगों ने लास्ट में कुछ क्लासिफिकेशन किए भी थे 2 सेशंस के अंदर, बट कुछ बच्चों को नहीं समझ में आए तो इसको और डिटेल में जाते हैं, और जहाँ पे आप लोगों ने एग्ज़ाम के अंदर मिस्टेक की थी वो सारे पॉइंट्स अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्लासीफाई करके 1 बाय 1 इसको समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो क्लासिफिकेशन है वो उसको और ज़्यादा डिटेल में समझ लेते हैं। सो दिस इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। सबसे पहला जो वहाँ पे दिया है वो है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अभी इसको समझ जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने आप लोग को लास्ट टाइम एक बार समझाया ही था, पर एक चीज़ समझनी पड़ेगी, वो है बिल्स रिसीवेबल तभी क्रिएट होता है जब आपके क्रेडिट ट्रांजेक्शन होते हैं। तो यहाँ पे मैं बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल, डेटर्स और क्रेडिटर्स, ये चारों एक साथ में समझाता हूँ, ठीक है। तो सपोज मान लो कोई एक पर्सन है ए, उसने किसी दूसरे पर्सन बी को गुड्स बेचा ऑन क्रेडिट,
और ये गुड्स की जो वैल्यू थी वो थी 10,000 रुपीज़। ठीक है, अभी ए ने बी को 10,000 का गुड्स बेचा, तो यहाँ पे डेटर कौन बना और क्रेडिटर कौन बना? तो जो पर्सन क्रेडिट पे सेल्स कर रहा है, यहाँ पे सेल्स कौन कर रहा है? ए। तो जो पर्सन क्रेडिट पे सेल्स कर रहा है वो बन जाता है क्रेडिटर, एंड जो पर्सन क्रेडिट पे सेल परचेज करता है, बाय करता है, उसको हम लोग बोलते हैं डेटर। प्रोनाउंसिएशन उसका डेटर होता है, बहुत सारी जगह पे इसको डेप्टर की तरह ही बोला जाता है, बट द राइट प्रोनाउंसिएशन इज डेटर। ठीक है, सो डेटर जो है वहाँ पे हम लोग को पता चल गया कि बी जो है वो डेटर है, ए जो है वो क्रेडिटर है। मतलब कि ए बी को कुछ टाइम के बाद ए को कितने रुपीज़ देने पड़ेंगे? 10,000, क्योंकि वो फिलहाल नहीं दे रहा है अमाउंट, तो हम लोग कुछ टाइम के बाद उसके पास से लेंगे। वही एक मेन थीम है क्रेडिट ट्रांजेक्शन का, कि जो पेमेंट है वो राइट मतलब एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन नहीं होता है, अब ऑन सम फ्यूचर डेट उसको पोस्टपोन किया जाता है। ओके, अभी बी जो है वो ए को पैसे दे ही नहीं रहा है, क्योंकि जो भी टर्म तय हुई थी कि 15 दिन के बाद पैसे दे देगा, वो दे नहीं रहा है। 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, 30 दिन हो गए, अभी ए जो है ना वो क्या करता है कि एक लीगल एक डॉक्यूमेंट बनाता है, जिसके अंदर बनाएगा कौन? यहाँ पे ध्यान रखना, ये डॉक्यूमेंट कौन बनाएगा? ए, मतलब कि जो क्रेडिटर है वो। ये जाएगा डॉक्यूमेंट के अंदर, क्या लिखा होगा कि डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा होगा कि बी जो है, जो डेटर है, वो एक्सेप्ट करेगा कि वो उसको ए को 10,000 रुपीज़ देने हैं, और वो 10 दिन या 15 दिन जो भी उसके अंदर टर्म तय किए उसके बाद वो उसको पेमेंट कर देगा। अभी ये जैसे बी के पास लेके जाएगा, बी क्या करेगा? वो डॉक्यूमेंट पढ़ेगा और उसको पता है उसको 10,000 रुपीज़ देने हैं, तो जो भी टर्म उसने बोली है उसके हिसाब से वहाँ पे नीचे साइन कर लेगा। जैसे ये साइन कर लेता है, ये जो डॉक्यूमेंट है ये ए के लिए बन जाएगा बिल्स रिसीवेबल, और यही डॉक्यूमेंट बी के लिए बन जाएगा बिल्स पेएबल। ठीक है, यहाँ पे दो पर्सन थे, ए एंड बी। ए ने वो डॉक्यूमेंट बनाया था, बी ने उस डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन किया था, फिर ये डॉक्यूमेंट किसको दे दिया था? ए को। तो ये डॉक्यूमेंट रहता है किसके पास है? क्रेडिटर्स के पास। इस और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि इसके सामने उसको पैसे मिलने वाले हैं। जबकि यही डॉक्यूमेंट बी के लिए क्या बन जाता है? बिल्स पेएबल, क्योंकि इसके सामने उसको पेमेंट करना है। तो चाहे वो बिल्स रिसीवेबल हो, चाहे वो बिल्स पेएबल हो, ये दोनों के दोनों जो है वो पर्सनल अकाउंट के जो रूल्स है उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग जब टाइप्स ऑफ अकाउंट लिखेंगे तो कौन सा लिखेंगे? पर्सनल अकाउंट। तो उसमें चार चीज़ें एक साथ में ज्वाइन कर लें हम लोग, तो याद रखने में इजी हो जाएगा। डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल। तो ये चारों जो है वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन से जुड़े हुए हैं, इसके लिए हम लोग इसको किस में डालेंगे? पर्सनल अकाउंट में। अभी यहाँ पे एक चीज़ समझ लो स्टूडेंट्स, कि ये जो हम लोग कर रहे हैं ना वो शायद अकाउंट का सबसे मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये बेस हम लोग बोल सकते हैं। अगर यहाँ पे किसी को कोई भी डाउट हो तो सॉल्यूशन करवा लेना, क्योंकि ये यहाँ पे नहीं समझ में आएगा तो उसके बेस के ऊपर पूरा हमारा अकाउंट डिपेंडेड है। अगर आपको पहले 4 चैप्टर समझ में आ गए, ठीक है, भले उसके लिए 1 महीना लगे, तो उसके पीछे के जो 6 चैप्टर या 7 चैप्टर मुझे करवाने होंगे वो मैं नेक्स्ट 1 महीने में करवा लूँगा, शायद उससे कम टाइम के अंदर। क्योंकि अगर बेस बन जाएगा तो फिर आगे कोई इश्यू आएगा नहीं। इसके लिए आज का जो हम लोग सेशन है पूरे थ्रू आउट हिंदी में ले रहे, ताकि किसी को कोई इश्यू नहीं हो। ठीक है, क्योंकि ये बेस है हमारे पूरे अकाउंट का। बार बार इसकी प्रैक्टिस करते रहना। अगर ये आ गया और आपको जो आज ही हम लोग 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग समझाने वाला वो समझ में आ गया, तो ऑलमोस्ट आपको आधा अकाउंट आ गया, ऐसे बोल सकते हैं। एंड मैंने जैसे बताया कि आप किसी भी साल का कोई भी ईयर का आप लोग रिजल्ट उठा के देख लो, सबसे ज़्यादा फेल होने वाले बच्चे आपको अकाउंट और स्टेटिस्टिक्स में ही मिलेंगे, उसमें भी ज़्यादातर अकाउंट के अंदर। मेहनत नहीं करते ऐसा नहीं है, गलत जगह पे मेहनत करते हैं। जहाँ पे करनी होती वहाँ पे नहीं करते। 12th में कितना भी फोर्स लगा लो, अगर 11th तक का आपका बेस ठीक नहीं होगा तो 12th में कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, ये काफ़ी सारे लोग जो होमवर्क ठीक से नहीं दे रहे, उसका मतलब ये है कि आप लोग इसको इतना सीरियसली नहीं ले रहे हो। तो इसको सीरियसली लो और टाइम पे अपना जो भी एफर्ट देना पड़ रहा है वो दो। ठीक है, और किसी को डाउट हो तो आप लोग को फ़ोन नंबर प्रोवाइड किए हुए ही है, सामने से कॉल कर सकते हो, डाउट सॉल्यूशन करवाओ। बट चैप्टर्स में से कुछ भी अपने आप ही इसको ये नहीं आएगा ऐसा करके छोड़ मत देना, यही बेस है।
इसके मार्क्स के ऊपर नहीं जाना, ये कितने मार्क्स का चैप्टर है वो नहीं देखना है अभी, ठीक है। पूरा अकाउंट ही इसके ऊपर बेस है, ऐसा समझ के इसको करना है। ओके, नेक्स्ट जाते हैं डैमरेज अकाउंट। डैमरेज है ना, इट इज़ अ वन काइंड ऑफ एक्सपेंस। डैमरेज क्या है? इट इज़ अ वन काइंड ऑफ एक्सपेंस। तो एक्सपेंस को हमको पता है किस में लेंगे, तो सिंपली एक चीज़ पता होनी चाहिए कि एक्सपेंस है कि इनकम है। एक्सपेंस और इनकम पता चल गया, मतलब वो किस में आएगा? नॉमिनल के अंदर। चाहे वो एक्सपेंस हो चाहे वो इनकम हो, वो कौन सा रूल्स फॉलो करेगा? नॉमिनल का, ठीक है। नेक्स्ट है सैलरी। अभी सैलरी में फिर से एक बार बोल दूँ कि हम लोग यहाँ पे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करेंगे। अगर मैं बिजनेस चला रहा हूँ तो बिजनेस के अंदर मैं बिजनेसमैन हूँ, मुझे सैलरी पेमेंट करनी पड़ेगी, मुझे मिलेगी नहीं, मैं तो मालिक ही उसका ओनर हूँ। ओनर को सैलरी नहीं मिलती, ओनर को प्रॉफिट मिलता है, तो उसको ओनर्स को सैलरी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। किसको? तो अपने एम्प्लॉयज़ को। तो अपने एम्प्लॉयज़ को जब सैलरी प्रोवाइड करेगा तो ओनर्स के लिए तो वो क्या हुआ? एक्सपेंस हुआ, ठीक है। तो सैलरी यहाँ पे एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को कौन सा रूल्स फॉलो होता है? नॉमिनल अकाउंट। क्लियर? नेक्स्ट है सैलरी आउटस्टैंडिंग। अभी देखो मैंने यहाँ पे 3 लिखे, सैलरी अकाउंट, सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट एंड सैलरी पेड इन एडवांस अकाउंट। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है पेमेंट करना बाकी। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? पेमेंट करना बाकी। तो एक चीज़ याद रखो, कोई भी एक्सपेंस या कोई भी इनकम, चाहे वो आउटस्टैंडिंग हो या पेड इन एडवांस या रिसीव इन एडवांस हो, वो दोनों के दोनों किस में आएंगे? पर्सनल अकाउंट के अंदर। बहुत सारे मिस्टेक है इसके अंदर करते, बार बार समझाने के बाद भी। सैलरी जो है वो पर्टिकुलर एक्सपेंस का नाम है, बट सैलरी आउटस्टैंडिंग या सैलरी पेड इन एडवांस ये कोई एक्सपेंस नहीं है, ठीक है। आपको पेमेंट करना बाकी है तो एक तरीके से वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो जाता है, या रिसीव एडवांस में कर लिया, प्रीपे कर लिया, तो ये एक तरीके से क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो जाता है। इसके लिए उसको किस में आपको लिखना है? पर्सनल अकाउंट के अंदर। किस में लिखना है इसको? पर्सनल अकाउंट के अंदर, क्योंकि वहाँ पे आपको पेमेंट करना किसी को बाकी है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको इसको किस में ले लेना है? पर्सनल अकाउंट के अंदर, ठीक है। वो खास याद रखना है, क्योंकि हम लोग सैलरी देख के क्या करते हैं, तो क्योंकि ये तो नाम वैसे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ सैलरी आया तो दैट इज़ डेफिनेटली नॉमिनल अकाउंट। बस सैलरी के आगे पीछे कुछ है तो वो देखना पड़ेगा कि आउटस्टैंडिंग है या प्रीपेड है, पर दोनों ही कंडीशन के अंदर वो जाएगा कहाँ पे? पर्सनल अकाउंट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है पेटेंट अकाउंट। पेटेंट अकाउंट मैंने आपको समझाया था, इट इज़ ए वन काइंड ऑफ इंटेंजिबल एसेट। जैसे कि हम लोगों ने किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर पैटेंट करवाए होते, तो वो पैटेंट अगर किसी को परचेस करने हैं तो उसके लिए उसको मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये मेरे लिए एक तरह का एसेट है। क्या है? मेरे लिए एक तरह का एसेट, ठीक है। हम लोगों ने समझाया था कि पैटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क ये सब जो है वो एक तरह की इंटेंजिबल एसेट है। तो एसेट किस में आएगा? डेफिनेटली रियल अकाउंट के अंदर। फिर से एक बार बता देता हूँ, रियल अकाउंट मतलब कि ऑल टाइप्स ऑफ एसेट, नॉमिनल अकाउंट मतलब कि ऑल टाइप्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस, पर्सनल अकाउंट मतलब कि दोनों ही तरह के नाम। कौन कौन से? तो एक तो नेचुरल पर्सन और दूसरे आर्टिफिशियल पर्सनस। इसके अलावा जो जो भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन के थ्रू क्रिएट होते हैं वो सारे अकाउंट इसके अंदर भी आएंगे, ठीक है। ओके, अभी मूव करते हैं नेक्स्ट में, दैट इज़ बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट। देखो इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट एंड बैंक बैलेंस। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है वो पहले एक्सप्लेन कर दूँ। सपोज मेरे जो बैंक अकाउंट है उसके अंदर मुझे 10,000 रुपीज़ मैंने अंदर रखे हुए हैं, तो 10,000 रुपीज़ जो है ना वो मेरा बैंक बैलेंस हो गया। कई बार बैंक क्या करती है, अच्छा नॉर्मली क्या होता है, आपके बैंक के अकाउंट के अंदर 10,000 रुपीज़ हो, और सपोज मान लो मेरे बैंक अकाउंट के अंदर 10,000 रुपीज़ है और मैं आपको 8,000 रुपीज़ का चेक लिखूंगा तो वो चेक इजीली पास हो जाएगा। बट मेरे बैंक अकाउंट के अंदर 10,000 रुपीज़ है और मैं आपको 12,000 रुपीज़ का चेक लिखूँ तो नॉर्मली ये चेक जो है वो बाउंस हो जाता है। जो नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं इसको क्या बोलेंगे? इसको बाउंस हो जाता है। बाउंस हो जाने का मतलब जो है वो आपका चेक जो है एक्सेप्ट हुआ नहीं, क्योंकि आपने जितनी बैंक के अंदर अवेलेबल फंड था उससे ज़्यादा का चेक आपने लिख दिया, जो बैंक पेमेंट करेगी नहीं, क्योंकि आपके पास उतना अवेलेबल बैलेंस है ही नहीं। आपके पास 10,000 है, टिल 10,000 तक आपने लिखा हो तो वहाँ तक वो इशू कर सकते हैं, मतलब कि वो चेक आपका पास हो जाएगा। बट जब बैंक के रिलेशन जो कस्टमर के साथ बहुत पुराने हो, उस केस के अंदर क्या होता है कि बैंक जो है वो कस्टमर के बिहाफ पे कुछ अमाउंट पेमेंट कर देता है, भले उस अकाउंट के अंदर उतने पैसे नहीं हो। सपोज मान लो मेरा जो बैंक अकाउंट है पिछले 5 साल से उसके उसी बैंक के साथ ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ और मैंने टाइम टू टाइम सारे पेमेंट किए हुए हैं, तो बैंक क्या करता है, मुझे एक गारंटी देता है।
एक लिमिट तक की गारंटी कि अगर आपने 10th आपके अकाउंट के अंदर किसी दिन पैसे कम रहे तो हम लोग 50,000 रुपीज़ तक का आपको बीओडी की फैसिलिटी दे रहे हैं। बीओडी का मतलब होता है बैंक ओवरड्राफ्ट की। अभी ये एक तरह की फैसिलिटी है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं हर वक्त उसको यूज़ करूँ ही, अगर मुझे करना है तो मैं वो यूज़ करूँगा। क्या होगा अगर मान लो किसी टाइम पे मेरे पास बैंक अकाउंट के अंदर पैसे नहीं भी है, तो मैं अगर चेक लिखूंगा 12,000 रुपीज़ का, 10,000 का बैलेंस होते हुए भी, तब भी वो मेरा चेक जो है वो पास हो जाएगा। तो ये 2,000 रुपीज़ जो है वो बैंक मुझे फ्री नहीं देती। बैंक ने फ़िलहाल के लिए मुझे फैसिलिटी दी है कि वो पैसे बैंक पेमेंट कर देगी, पर उसकी एक टाइम लिमिट होती है, एक टाइम ड्यूरेशन होता है कि आपको 10 दिन के अंदर वो जो 2,000 रुपीज़ है विथ इंटरेस्ट आपको बैंक को लौटा देने हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि वो एक तरह की फैसिलिटी है, बट फैसिलिटी में होता क्या है, आप लोग के लिए ऊपर एक लायबिलिटी बन जाती है। जब भी आप लोग बैंक ओवरड्राफ्ट यूज़ करते हो, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि आपने ऐसे पैसे यूज़ किए जो आपके है ही नहीं। ठीक है, मैंने जैसे मेरे पास तो 10,000 ही थे, मैंने 12,000 यूज़ किया, मतलब कि 2,000 रुपीज़ का क्या हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट जब भी होता है तब मेरी लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। क्यों? क्योंकि मुझे ये 2,000 रुपीज़ जो भी बैंक ओवरड्राफ्ट का जो अमाउंट था वो मुझे किसको देने पड़ेंगे, बैंक को देने पड़ेंगे। और मैंने जैसे बताया लायबिलिटी मतलब पर्सनल अकाउंट। ठीक है, लायबिलिटी मतलब किस में आएगा, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट आप देख सकते हो किस में लिखा हुआ है, वहाँ पे पर्सनल अकाउंट के अंदर। नेक्स्ट है पेटी कैश बुक। अभी पेटी कैश बुक है ना, एक बेसिक आइडिया समझा देता हूँ आपको। तो आपको पेटी कैश बुक एक्चुअली होता क्या है वो आपको समझ में आ जाएगा, आगे जाके पूरा एक चैप्टर हमको इसके ऊपर करना है। स्टूडेंट बिजनेस के अंदर जब प्रैक्टिकली देखते हो ना, तो वहाँ पे एक होता है फाइनेंस मैनेजर, उसके नीचे होता है अकाउंटेंट, और उसके नीचे होता है पेटी कैशियर। अभी पेटी कैशियर का काम क्या होता है, अकाउंटेंट जो होता है ना, वो उसके पास बड़े बड़े जो भी बिल्स होते हैं वो आते हैं। अभी सपोज मान लो कि आप लोग कोई भी बिजनेस करो, उसमें बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो छोटे मोटे होते हैं, जैसे कि पानी वालों को देना है, जो लारी बड़ा है वो देना है। तो अभी ये सब करने के लिए अकाउंटेंट फ्री नहीं होता है। तो वो क्या करता है, कुछ अमाउंट जो है उसको जो एक्सपेंस करना है, जो पेमेंट करना है, उसका कुछ अमाउंट जो है वो पेटी कैशियर को दे देता है। अभी पेटी कैशियर का काम क्या होता है कि वो जो छोटे मोटे एक्सपेंस होते हैं, वो जो अकाउंटेंट ने जो पैसे दिए हैं पेटी कैशियर को, उसमें से वो पेमेंट करता रहता है और उसका नोट डाउन करता रहता है। सपोज मान लो एक महीने में उसने 15,000 के छोटे मोटे खर्चे किए, तो वो 15,000 का स्टेटमेंट लेके जाएगा एट द एंड ऑफ द मंथ अकाउंटेंट के पास कि आपने जो 15,000 दिए थे, मैंने इसी जगह पे इस तरीके से इसको यूज़ किया है। और उसका अकाउंटिंग जो है वो मैन अकाउंटेंट एक ही दिन के अंदर या विद इन फ्यू आवर्स के अंदर वो पूरा कर देता है। तो इससे क्या होता है, छोटे मोटे एक्सपेंस के लिए अकाउंटेंट को परेशानी होती नहीं है। तो ऐसे जो होता तो वो कैश ही है। ठीक है, जो अकाउंटेंट देता है पेटी कैशियर को, वो क्या होता है, कैश ही होता है, पर उसको हम लोग बोलते हैं पेटी कैश। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, पेटी कैश, जो छोटे मोटे एक्सपेंस पेमेंट करने के लिए उसको दिए जाते हैं। तो वो होता तो कैश ही है। तो जैसे कैश एक टाइप ऑफ एसेट है, वैसे पेटी कैश भी क्या, इट इज़ ए वन काइंड ऑफ एसेट, क्योंकि वो होते तो एक्चुअली कैश ही है। तो उसको हम लोग किस में लेंगे, एसेट जब भी आता है तो वो किस में आएगा, रियल अकाउंट के अंदर। ठीक है, अभी देखो मैं हर एक चीज़ के पीछे एक पूरी स्टोरी भी सुना रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ताकि वो दिमाग के अंदर बैठ जाए। ठीक है, अभी उसके बाद आपको बुक्स खोलनी है, और जितने भी आप लोग को वहाँ पे पेज नंबर 33, पेज नंबर 34, पेज नंबर 35, 36, 37, उस पर जितने भी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं वो सारे बैठ के सॉल्व करने हैं। तो आपको और ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा। कोई डाउट है तो फ़ोटो खींच के जहाँ पे डाउट है उसको सर्कल करके वो व्हाट्सएप भी कर सकते हो, और कॉल करो तो और भी बेटर है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। ओके, यहाँ पे एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि हम लोग फर्म का अकाउंट लिख रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बोला कि आप बिजनेस का अकाउंट लिख रहे हो। ठीक है, सेल एम्प्लॉय का नहीं, किसका लिख रहे हैं हम लोग, बिजनेस का अकाउंट। और हम लोग उसके ओनर का भी अकाउंट नहीं लिखते। अकाउंटेंट जो होता है वो बिजनेस का अकाउंट लिखता है, ओनर का नहीं। किसका लिखता होता है वो, बिजनेस का। ओके, अभी बिजनेस में सबसे पहले पैसे कौन लेके आता है, तो वो लेके आता है ओनर। और हम लोगों ने आगे पढ़ ही लिया है कि जब ओनर फर्म के अंदर पैसे लेके आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। ठीक है, अभी ये जो कैपिटल लेके आता है, अभी ओनर को भी कभी ना कभी फंड की ज़रूरत पड़ती है, तो बिजनेस में से पैसे लेके भी जाता है।
तो जो भी पैसे वो बिजनेस में से उठाता है उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग। क्या बोलते हैं इसको? ड्राइंग। ओके। अभी जो ड्राइंग होता है उसके ऊपर कई फॉर्म के अंदर इंटरेस्ट हम लोग लगाते हैं ताकि ये ड्राइंग ज़्यादा नहीं हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अच्छा, यहाँ पे ड्राइंग के केस के अंदर पैसे कौन लेके जाता है? तो हमको समझ में आ जाता है कि जो ओनर है वो किसके पास से लेके जाता है? बिजनेस के पास से। तो जो भी पैसे लेके जाएगा उसको उसके ऊपर क्या पेमेंट करना पड़ेगा? इंटरेस्ट। जैसे कि ओनर ने 10,000 रुपीज़ लिए तो 10,000 के ऊपर ओनर पेमेंट करेगा इंटरेस्ट। किसको? फर्म को पेमेंट करेगा। किसको करेगा? फर्म को। या नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो मैं बिजनेस को हम लोग पेमेंट करेंगे। जो भी ओनर है वो किसको पेमेंट करेगा? अपने बिजनेस को पेमेंट करेगा। तो अभी ये बिजनेस के लिए क्या हुआ? बिजनेस के लिए तो इनकम हुआ। ठीक है। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो बिजनेस के लिए एक तरीके की इनकम है जो कौन देता है? ओनर देता है। किसको? बिजनेस को। ठीक है। इसके लिए बिजनेस के लिए क्या है? वो इनकम है। और मैंने जैसे बताया इनकम जो होती है उसको हम लोग किस में लिखते हैं? इनकम या एक्सपेंस को? नॉमिनल अकाउंट में। क्लियर? ओके। नेक्स्ट है रेलवे फ्रेट। रेलवे फ्रेट मतलब कि रेलवे भाड़ा। जब भी हम लोग बिजनेस चलाते हैं तो हम लोग को बहुत सारे गुड्स जो होते हैं वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए या फिर एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग को ट्रेन का सहारा लेना पड़ता है। तो उसके लिए जो भी हम लोग पेमेंट करते हैं एज एन रेंट, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेलवे फ्रेट। तो वो जो रेलवे फ्रेट है वो एक्सपेंस होगा। अभी एक्सपेंस वर्ड से ही समझ में आ जाना चाहिए कि वो कौन से अकाउंट में आएगा। वो आएगा नॉमिनल अकाउंट के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है रॉयल्टी अकाउंट। अच्छा, सॉरी, रेंट पेएबल अकाउंट। मैंने आपको फिर से एक बार बता दूं, रेंट अलग है, रेंट पेएबल अलग है। पेएबल का मतलब होता है कि जो पेमेंट करना बाकी है, चाहे वो पेमेंट करना बाकी हो चाहे वो रिसीव करना बाकी हो, वो दोनों ही केस के अंदर वो आएगा पर्सनल अकाउंट। चाहे कोई भी एक्सपेंस हो या इनकम हो, चाहे वो रिसीव करना बाकी हो, आउटस्टैंडिंग हो, चाहे पेमेंट करना बाकी हो, वो दोनों किस में आएंगे? पर्सनल अकाउंट के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है रॉयल्टी अकाउंट। अभी रॉयल्टी जो होता है ना, इट इज़ अ वन काइंड ऑफ एक्सपेंस। ठीक है। अगर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूँ तो हम लोग ज़मीन के नीचे से भी जितना कुछ भी हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके ऊपर रॉयल्टी लगती है, और वो रॉयल्टी हम लोग को गवर्नमेंट को पेमेंट करनी पड़ती है। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हम लोग जो ग्रीट यूज़ करते हैं जिसको हम लोग नॉर्मली कपची बोलते हैं, तो वो जो ग्रीट है वो ज़मीन से निकलता है। तो वो ज़मीन से निकलने के बाद उसकी जो वैल्यू, जो सेलिंग वैल्यू होती है, वो सेलिंग वैल्यू के ऊपर या तो जो उसका जो प्रोडक्शन वैल्यू है उसके ऊपर जो भी पर्सन वो ग्रीड निकालता है, प्रोड्यूस करता है, उसको गवर्नमेंट को रॉयल्टी पेमेंट करनी पड़ती है। सो रॉयल्टी जो है वो बिजनेस के लिए इट इज़ ए वन काइंड ऑफ एक्सपेंस। और एक्सपेंस बोला तो समझ में आ ही जाना चाहिए कि वो किस में आएगा? नॉमिनल अकाउंट के अंदर। नेक्स्ट है डिविडेंड रिसीव अकाउंट। अच्छा, डिविडेंड रिसीव क्या होता है वो समझा देता हूँ कि हम लोग किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते जैसे कि रिलायंस कंपनी कैसे चल रही है, रिलायंस कंपनी ने बिजनेस कैसे किया, सारे पैसे रिलायंस के अंदर मुकेश भाई अंबानी के नहीं है। बहुत सारे पैसे ऐसे हैं कि जो उनके शेयर होल्डर्स के हैं। ठीक है। जिन लोगों ने बिजनेस चालू करने के लिए पैसे दिए हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स। तो शेयर कंपनी जो भी कमाती है, प्रॉफिट कमाती है, वो सिर्फ क्या मुकेश अंबानी को मिलेगा? नहीं, वो उसके शेयर होल्डर्स को भी उसका हिस्सा मिलेगा। तो जो हिस्सा आपको मिल रहा है अपने जो इन्वेस्टमेंट किया था उसके ऊपर उस कंपनी के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है। शेयर्स के ऊपर जो भी रिटर्न मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिविडेंड। तो डिविडेंड क्या हो गया? आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उसके सामने आपको रिटर्न मिलेगा, तो डिविडेंड क्या होगा आपके लिए? इनकम। ठीक है। तो डिविडेंड रिसीव है, वैसे भी रिसीव वर्ड यूज़ हुआ है तो, और नहीं भी यूज़ हुआ हो तो भी डिविडेंड वर्ड जब भी आपके आए पढ़ने में तो उसको मान लेना है कि ये आपकी इनकम ही है। और इनकम जो है उसको जैसे इनकम हो गया तो आपका नॉमिनल अकाउंट ही वहाँ पे आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है डिबेंचर ऑफ टाटा कंपनी अकाउंट। देखो वहाँ पे जब आप लोग को इन्वेस्टमेंट करना होता है ना तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक शेयर और दूसरा होता है डिबेंचर। तो आप दो में से किसी के अंदर किसी के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है। तो अगर किसी कंपनी के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो वो आपके लिए एसेट बन जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपने डिबेंचर के परचेस किए, कौन सी कंपनी के? तो टाटा कंपनी के डिबेंचर परचेस किए हैं। तो टाटा कंपनी के जो डिबेंचर्स है वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? एसेट बन जाएगा। तो ये जो एसेट है, तो एसेट को कौन से अकाउंट के अंदर हेडिंग में आता है? रियल अकाउंट के अंदर हेडिंग में। अभी हम लोगों ने देखो क्या दिखा, जो थोड़े क्रिटिकल सम्स थे या थोड़े क्रिटिकल ट्रांजेक्शन थे उसको मैंने आपको फिर से एक बार क्लासिफिकेशन समझा दिया है। इसी के बेस पे आप लोग को और प्रैक्टिस करनी है। और अभी जो हम लोग नेक्स्ट जो समझने वाले हैं
वो हम लोग बोल सकते हैं कि ये पूरा अकाउंट ही ऐसे मान के चल सकते हैं कि अगर ये समझ में आया तो सब कुछ समझ में आया, और ये नहीं आया तो कुछ आगे नहीं हो पाएगा इसके आगे। ठीक है, इसके लिए अभी से अकाउंट के अंदर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर लो। ये मैंने पूरा हिंदी में इसलिए लिया ताकि हर एक वर्ड की चीज़ आपको समझ में आती जाए। ठीक है, और आगे भी ट्राई करेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट पोर्शन है उसको थ्रू आउट हिंदी में ही लेके जाए ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है उसके अंदर हम लोग को जो देखना है वो है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। बुक में गोल्डन वर्ड्स नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ 3 रूल्स लिखा है। बट जब आप लोग CBSE बुक पढ़ते हैं तो उसमें आपको ये पर्टिकुलर लिखा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, क्योंकि पूरा अकाउंट इसी 3 रूल्स के ऊपर डिपेंडेड है। तो समझ लो कि ये कितना इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये नहीं आएगा तो आगे कुछ भी समझ में आएगा नहीं। अब ये 3 गोल्डन रूल्स जो है ना वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है और ये किस हिसाब से बनते हैं। तो पहले तो 3 जो हमारे मेन अकाउंट है, कौन से, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ये तीनों ही के लिए अलग अलग रूल्स हम लोगों ने बनाए हुए हैं और इसके बेस के ऊपर ही हम लोगों को आगे की पूरी पढ़ाई भी करनी है। अच्छा, आप लोगों को जैसे एक ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं तो इसमें समझ में आ जाता है कि इसमें 2 अकाउंट है, एक जो है वो रियल अकाउंट है और दूसरा जो है वो पर्सनल अकाउंट को फॉलो करता है। उसके बाद क्या, तो उसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेज है वो होता है जनरल एंट्री। बट जनरल एंट्री करने के लिए आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। और वो कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए हमारे पास हर एक अकाउंट के लिए रूल्स है। जैसे कि रियल अकाउंट, फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। रियल अकाउंट में क्या आएगा, ऑल टाइप्स ऑफ एसेट, और जो उसका रूल्स है वो है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब कि आपके बिजनेस के अंदर कोई भी अगर एसेट आ रही है, एसेट में क्यों बोल रहा है, क्योंकि रियल अकाउंट का रूल्स है और रियल अकाउंट में एसेट ही आती है। तो किसी भी तरह की एसेट अगर आपके फॉर्म में आ रही है तो उसको डेबिट करो, और किसी भी तरह की एसेट अगर आपके फॉर्म से जा रही है तो उसको क्रेडिट करो। तो वहाँ पे रूल्स क्या बन जाएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, फिर से एक बात, जो भी आपके फॉर्म में आ रहा है उसको डेबिट करना है, जो भी आपके फॉर्म से जा रहा है उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। रूल्स जितनी बार भी हो सके उतनी बार रिपीट करना। एक बार चढ़ जाएगा उसके बाद तो बहुत याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, रूल्स क्या है रियल अकाउंट के, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अभी जाते हैं नेक्स्ट, दैट इज द पर्सनल अकाउंट। अच्छा, पर्सनल का क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्या है पर्सनल का यूज, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अभी पर्सनल मैंने बोला था कि वहाँ पे कोई ना कोई नाम होगा। सो अगर कोई पर्सन, चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन हो चाहे वो नेचर पर्सन हो, वो अगर आपको बेनिफिट दे रहा है, अगर वो पर्सन आपको बेनिफिट दे रहा है मतलब कि वो गिवर है बेनिफिट देने के लिए, तो उसका अकाउंट को क्रेडिट करना है। और कोई बेनिफिट रिसीव कर रहा है, हमारी तरफ से वो रिसीव कर रहा है, तो वहाँ पे उसका अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो वो याद रख लेना है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये हो गया कौन सा, पर्सनल अकाउंट का। इसको हम लोग डीपली 1 बाय 1 समझने भी वाले हैं। नेक्स्ट है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मतलब किसका अकाउंट, तो इनकम एंड एक्सपेंसेस का अकाउंट। तो उसके हिसाब से रूल्स बने कि डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मतलब कि जितने भी एक्सपेंसेस हो या लॉसेस हो उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। एंड जितने भी इनकम है या जितने भी प्रॉफिट है या गेन है उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो इस हिसाब से हमारे 3 जो मेन रूल्स है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। पहला कौन सा, रियल अकाउंट, क्या है उसका, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सेकंड कौन सा, पर्सनल अकाउंट, तो उसका रूल्स क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एंड नॉमिनल अकाउंट, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम्स एंड गेन। ठीक है, इसको बार बार रिपीट करते जाओ जब तक ये दिमाग के अंदर फिट नहीं बैठ जाता है। देखने में बहुत ईजी, बट जब आप लोगों को एक ट्रांजेक्शन दिया होगा तो उसमें से कैसे आइडेंटिफाई करना है वो आप लोगों को आ जाना चाहिए। ठीक है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इनिशियली तो पूरा समझ में आ जाएगा। अगर मेहनत नहीं की तो उसके बाद उसकी कितनी मेहनत कर लो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, ओके। अभी सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं रियल अकाउंट। तो रूल्स ऑफ रियल अकाउंट, तो रूल्स तो समझ में आ गया। एक बार फिर से यहाँ पे लिखा हुआ है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब कि जो भी फॉर्म में आ रहा है उसको डेबिट करो, जो भी फॉर्म से जा रहा है उसको क्रेडिट करो। पर फिर से मैं एक बार बता दूं कि ये रूल्स किसके लिए फॉलो होंगे, तो ये रूल्स फॉलो होंगे सिर्फ और सिर्फ
एसेट्स के लिए। और एसेट्स कितनी तरह की होती है वो भी आपको पता होना चाहिए। कैश भी एक तरह का एसेट है, गुड्स भी एक तरह का एसेट है, बिल्डिंग जो है वो भी एक तरह का एसेट है, फर्नीचर भी एसेट है, मशीनरी भी एसेट है। ठीक है, तो वो सारी एसेट के टाइप्स है। ओके, अभी इसमें हम लोग समझेंगे that if goods or an asset comes in the business then debit respective goods or asset account। के गुड्स अगर आपका आ रहा है तो फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, अगर आ रहा है चाहे वो गुड्स हो चाहे वो एसेट है तो उसका अकाउंट हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। एंड इफ गुड्स और एन एसेट गोज आउट फ्रॉम योर बिजनेस देन क्रेडिट रिस्पेक्टिव गुड्स और एसेट अकाउंट। और आपके फर्म में से अगर गुड्स जा रहा है तो उस गुड्स या एसेट का अकाउंट हमको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है दैट गुड्स ऑफ ₹8,000 परचेज फ्रॉम सलमान ऑन कैश। आप लोगों ने सलमान के पास से ₹8,000 का गुड्स परचेज किया। जब भी आप ये ट्रांजेक्शन देखो ना तो सबसे पहले ये देख लेना है कि ये ट्रांजेक्शन जो है वो कैश का ट्रांजेक्शन, पहले तो ये इकोनॉमिक है कि नॉन इकोनॉमिक। तो ये तो बहुत सिंपली समझ में आ जाता है कि ट्रांजेक्शन हुआ है, कैश का एक्सचेंज हुआ है, मतलब वो इकोनॉमिक है। दूसरा ये पूछना है अपने आप को कि ये ट्रांजेक्शन जो है वो कैश ट्रांजेक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो यहाँ पे अपने नाम लिखा हुआ है एक पर्सन का, पर साथ में कैश भी लिखा हुआ है। तो जो रूल्स है वो ने आपने देखे थे कि जब कैश लिखा है मतलब तो कैश ट्रांजेक्शन ही हुआ। ठीक है, कैश लिखा हुआ है कि कैश में पेमेंट किया मतलब वो क्या हो गया, कैश ट्रांजेक्शन हो गया। ओके, अभी कैश ट्रांजेक्शन जब भी होते हैं तो उसमें एक अकाउंट कैश तो इफेक्ट होता ही है। ठीक है, कैश ट्रांजेक्शन जब भी होता है तो एक इफेक्ट तो कहाँ पे आता है, कैश ट्रांजेक्शन में। अच्छा, अभी ये देखना है कि ये जो आपने ट्रांजेक्शन पढ़ा उसमें कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। तो एक तो आपने क्वेश्चन फिर से रीड कर लिया, गुड्स ऑफ ₹8,000 परचेस। आपने परचेस क्या किया है, गुड्स परचेस किया है। और गुड्स परचेस करने के लिए हमारे पास जो वर्ड है वो कौन सा है, परचेस। कौन सा वर्ड है, परचेस। अगर एसेट परचेस की होती तो हम लोग उसको उस एसेट के नाम से ही एंट्री करते, बट क्योंकि गुड्स परचेस किया है, गुड्स गुड्स अकाउंट लिखते नहीं, वहाँ पे हम लोग परचेस सेल्स इसी तरीके से उसके अकाउंट लिखते हैं। अभी देखो, आपने जब परचेस किया तो गुड्स आपके फॉर्म में आ रहा है। जब परचेस किया इसकी वजह से गुड्स क्या हो रहा है, आपके फॉर्म के अंदर आ रहा है। और जब फॉर्म के अंदर गुड्स आ रहा हो, जैसे हमने अभी देखा डेबिट व्हाट कम्स इन, तो हम लोग को गुड्स अकाउंट क्या करना पड़ेगा, डेबिट। बट हम लोग वहाँ पे गुड्स नहीं लिखते, उसकी जगह पे क्या लिखते हैं, परचेस अकाउंट। और वही रीज़न है कि यहाँ पे आप देख सकते हो परचेस अकाउंट क्या किया हुआ है, डेबिट। ठीक है, तो क्रेडिट क्या होगा, आपके फॉर्म से क्या जाएगा। तो अगर आपने परचेस किया है तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, और अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो वो तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो जाएगा। बट वैसे हमको पता है कि ये कैश ट्रांजेक्शन है क्योंकि इसमें ऑन कैश दिया हुआ ही है। मतलब कि हम लोग को यहाँ पे दूसरा जो ट्रांजेक्शन आएगा वो कौन सा आएगा, कैश का। स्टूडेंट्स, अगर कैश की जगह पे चेक भी दिया हो या चेक रिसीव किया तो उसको भी हम लोग कैश ट्रांजेक्शन ही मानते हैं। बट वहाँ पे कैश की जगह हम लोग बैंक लिखेंगे। क्या लिखेंगे वहाँ पे, बैंक। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे दो अकाउंट फॉलो हो रहे, यूज़ हो रहे थे। एक था परचेज और दूसरा कौन था, कैश। परचेज की वजह से गुड्स आ रहा था फर्म के अंदर, इसके लिए परचेज अकाउंट डेबिट किया। जब परचेज करते हो तो कैश पेमेंट करनी पड़ती है, जो कैश जो है आपके फर्म से जा रहा था उसके लिए हम लोगों ने उसको क्रेडिट किया, क्योंकि रूल्स क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, सेकंड एडजस्टमेंट, सॉरी सेकंड एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें लिखा है ओल्ड फर्नीचर ₹10,000 सोल्ड टू राजा एंड रिसीव चेक फॉर दैट। तो आपने सुजाता यहाँ पे नाम लिखा हुआ है तो हम लोग एक सॉरी एक राजा नाम लिखा हुआ है तो हम लोग देख के डायरेक्टली स्टार्ट हो जाते हैं कि ये हो जाएगा हमारा क्रेडिट ट्रांजेक्शन। नहीं, आपको पूरा सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फर्नीचर हम लोग एक ओल्ड फर्नीचर है वो राजा को बेच रहे हैं, वो उसके सामने आपको चेक मिल गया तो फिर एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं होगा, ये कैश ट्रांजेक्शन ही होगा। पर यहाँ पे कैश नहीं मिल रहा है, यहाँ पे चेक मिल रहा है। और जब चेक मिल रहा होता है तो आप लोग वहाँ पे बैंक से एंट्री करते हो। यहाँ पे चेक आपके पास आएगा कि जाएगा, यस आपके पास चेक आएगा। इसका मतलब कि आ रहा है उसको हमको क्या करना है, डेबिट। आ रहा है उसको क्या करना है, डेबिट, क्योंकि आपने रिसीव किया हुआ है। क्या किया आपने, यहाँ पे रिसीव किया हुआ है, और जो रिसीव किया हुआ है उसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। एंड दैट इज़ द रीज़न कि बैंक अकाउंट हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डेबिट कर रहे हैं। अभी ये बैंक अकाउंट मिला क्यों, क्योंकि आपने उसको कुछ दिया था। क्या दिया था, फर्नीचर। फर्नीचर इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ एसेट एंड इट इज़ ऑल्सो फॉलो द रूल्स ऑफ रियल अकाउंट, क्योंकि वो एसेट है
तो एसेट जा रहा है तो जा रहा है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसका अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यही इंपॉर्टेंट है अकाउंट के अंदर, आपको कौन सा अकाउंट डेबिट करना है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है, उसके रूल्स समझ लो। बाकी ये काम बहुत ही सिंपल है, जो हम लोग आगे एक 4 चैप्टर जो जनरल उसमें भी बहुत ही डीप में जाके इसको समझेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे कौन से 2 अकाउंट इफेक्ट होते हैं, कौन सा रूल्स उनको यूज़ होता है, वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अभी जो नया हम लोग रूल पढ़ रहे हैं वो है अबाउट द रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का जो रूल है वो क्या है, तो वो बहुत ही सिंपल दिया है वहाँ पे, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ठीक है। यहाँ पे ये रियल नहीं, बट ये किसका हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट का, ठीक है। सो पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या है, तो वो हमको समझ में आ जाए, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो जो रिसीव कर रहा है, जिसको बेनिफिट रिसीव हो रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, उसको हम उसका अकाउंट क्या करेंगे, हम लोग डेबिट करेंगे। और जो ये बेनिफिट दे रहा है उसका अकाउंट क्या करेंगे, हम लोग क्रेडिट करेंगे, ठीक है। सो इफ पर्सन हैज़ टेकन द बेनिफिट ऑफ बिजनेस डेबिट हिज अकाउंट, एंड इफ पर्सन हैज़ गिवन बेनिफिट टू बिजनेस क्रेडिट हिज अकाउंट। एग्जाम्पल से समझेंगे यहाँ पे तो और ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। द एग्जाम्पल नंबर 1 इज गुड्स सोल्ड वर्थ ₹20,000 टू विजय। अच्छा, हमने यहाँ पे 20,000 का गुड्स जो है वो विजय को सेल किया है। अच्छा, यहाँ पे वो गुड्स मिला है किसको, विजय को, उसने पैसे दिए नहीं। तो ट्रांजेक्शन को देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये आपका ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो फिर से वही, पहले तो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, क्योंकि इसमें कैश नहीं लिखा हुआ है और एक पर्सन का वहाँ पे नाम दिया हुआ है। तो गुड्स सोल्ड वर्थ ₹20,000 टू विजय, विजय को आपने 20,000 का गुड्स बेचा, ओके। सो यहाँ पे विजय क्या पेमेंट कर रहा है, नहीं, तो उसको बेनिफिट मिल रहा है कि विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ पेमेंट ही विल गोइंग टू रिसीव द गुड्स, है ना। उसको कोई भी पेमेंट किए बिना ही उसको गुड्स मिल रहा है। तो यहाँ पे बेनिफिट किसको, कौन रिसीव कर रहा है, ऑब्वियसली विजय रिसीव कर रहा है। और बेनिफिट दे कौन रहा है, तो हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो 2 अकाउंट है, एक बार वो अच्छे समझ लो। यहाँ पे 2 अकाउंट है, एक कौन सा, क्योंकि इसमें आ जाता है आपका गुड्स, और क्योंकि सोल्ड कर रहे हैं गुड्स तो उसके लिए कौन सा वर्ड है हमारे लिए, हमारे पास सेल्स। कौन सा वर्ड है उसके लिए, सेल्स। वैसे ही यहाँ पे विजय जो है वो बेनिफिट रिसीवर है, और हमारा जो रूल्स है दैट क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे एक गुड्स आता है जिसको हम लोग किस में लिख रहे हैं, यहाँ पे सेल्स में। और सेल्स किसके रिलेटेड है, गुड्स के रिलेटेड। और गुड्स मतलब कौन सा रूल्स फॉलो होगा वहाँ पे, रियल अकाउंट का। समझ में आ रहा है, जो हम लोग ऑलरेडी समझ चुके। रियल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे सेल्स करोगे तो उसकी वजह से आपका गुड्स आएगा कि जाएगा, तो ये समझ में आ गया कि जाएगा। तो उसकी वजह से सेल्स अकाउंट जो है उसको हमको क्या करना पड़ेगा, सेल्स अकाउंट जो है उसको करना पड़ेगा हमको क्रेडिट, ठीक है। इसमें गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, उसकी वजह से आपको क्या होगा, सेल्स अकाउंट, और उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट। वैसे ही विजय जो है वो यहाँ पे जो बेनिफिट है वो रिसीव करने वाला है, सो रिसीवर है, इसके लिए उसका अकाउंट क्या होगा, डेबिट। विजय जो है इट इज़ अ रिसीवर, अ बेनिफिट रिसीवर, दैट इज़ वाई हिज अकाउंट विल बी डेबिटेड, ठीक है, ओके। अभी इसकी जनरलिटी देखते हैं। विजय's अकाउंट डेबिटेड बाय 20,000 एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड बाय 20,000। तो यहाँ पे 2 रूल्स अलग अलग लगे, एक गुड्स के लिए रियल अकाउंट का रूल्स, और दूसरा एक नाम था जिसके लिए हमने कौन सा रूल्स लगाया, पर्सनल अकाउंट का रूल्स, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ₹10,000 डिपॉजिट विथ बैंक ऑफ बड़ौदा। आपने बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर ₹10,000 वहाँ पे रखे। अभी यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ डिपॉजिट करते हो तो यहाँ पे फ़ायदा किसको मिल रहा है, आपको नहीं, आपने तो पैसे दिए। यहाँ पे फ़ायदा किसको मिल रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा को। तो यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा एक नाम है ना, तो उसके लिए कौन सा रूल्स फॉलो होगा, पर्सनल अकाउंट का। बैंक ऑफ बड़ौदा, पहले तो ये आइडेंटिफाई कर लो कि इसमें कौन कौन से अकाउंट है। तो एक तो समझ में आ जाता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा एक नाम है, तो ये कौन से रूल्स को फॉलो करेगा, पर्सनल अकाउंट के। दूसरा, आप लोग डिपॉजिट क्या कर रहे हो, तो बट ऑब्वियसली कैश भले नहीं लिखा था, कैश ही डिपॉजिट करते हैं। तो कैश जो है, जो दूसरा अकाउंट है वो कैश किस में आ जाता है, तो वो रियल अकाउंट को फॉलो करता है। मतलब कि यहाँ पे दो को हमको 2 रूल्स को यूज़ करना पड़ेगा, जैसे हमने फर्स्ट में भी किया था। तो यहाँ पे ये देखो, कैश जो है वो आपके पास आ रहा है कि जा रहा है, क्योंकि रियल अकाउंट मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि जब डिपॉजिट किया आपने बैंक के, तो डिपॉजिट क्या किया, कैश, तो वो फर्म में से तो गया ना, आपके फर्म में से, तो उसके लिए कैश अकाउंट क्या होगा, जा रहा है, उसको हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट। एंड यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का वो मिल रहा है, वो रिसीव कर रहा है, इसके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट क्या होगा, डेबिट, बिकॉज उसका यूज क्या है, डेबिट द रिसीवर। आ रहा है समझ में? ओके। अभी जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, उससे पहले इसका आंसर देख लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट डेबिटेड एंड कैश अकाउंट क्रेडिटेड। नेक्स्ट वन इज राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल ऑफ ₹50,000। राम जो है उसने 50,000 रुपीज़ से कैपिटल लेके आके बिजनेस स्टार्ट किया। आपको सोचना है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। राम ने कैपिटल लेके आया, मतलब एक चीज़ तो समझ में आ गई कि राम जो है वो बिज़नेस का ओनर है। क्या है वो? ओनर। मैंने फिर से एक बार समझा था, आपको तो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। अभी आपको यहाँ पे पता है कि 50,000 रुपीज़ लेके आया, मतलब कि ये क्या लेके आया, तो वो कैश लेके आया। कैश मतलब कौन सा अकाउंट, तो वो आएगा रियल अकाउंट। बिजनेस में कैश आया कि गया, कैश आया, मतलब कैश अकाउंट क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे कैश अकाउंट करेंगे डेबिट। कैश अकाउंट क्या होगा यहाँ पे, डेबिट। वैसे ही अगर हम लोग देखें, राम ने स्टार्ट किया बिजनेस, राम कौन बन गया वहाँ पे, ओनर। ओनर जब भी फर्म को कुछ देता है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं उसको, कैपिटल। और कैपिटल अकाउंट जो है जब भी ओनर फर्म को देता है वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ओनर जो है ना वो कौन है, गिवर है, उसने फर्म को पैसे दिए, इसके लिए ओनर जो है वो बन जाता है गिवर। पर जब ओनर फर्म को देता है तो उसके लिए ओनर नहीं लिखते, उसके लिए पर्टिकुलर वर्ड है और वो वर्ड है कैपिटल। ओनर अगर फर्म से लेता है तो उसके लिए भी पर्टिकुलर वर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग, ठीक है। सो कैपिटल जब वो देता है तो वो फर्म को प्रोवाइड करता है। सो वहाँ पे ही इज़ द गिवर, इसके लिए हम लोग कैपिटल अकाउंट क्या कर रहे हैं, एज पर पर्सनल ड्यूज, पर्सनल अकाउंट ड्यूल क्रेडिट करेंगे। एंड कैश फर्म के अंदर रिसीव हो रहा है, सो एज पर रियल अकाउंट ड्यूल्स हम लोग क्या करेंगे, कैश को डेबिट करेंगे। तो ये रहा उसका जनरल एंट्री, सॉरी उसके दो इफेक्ट, दैट कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 50,000 एंड कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 50,000, ठीक है। सो इस हिसाब से हम लोग जो रियल अकाउंट के रूल्स है उसको हम लोग फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, रियल एंड पर्सनल अकाउंट के, ठीक है। यहाँ पे एक मिस्टेक हुई थी, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूँ, ये रियल नहीं पर कौन सा है, पर्सनल अकाउंट, ठीक है, ओके। अभी नेक्स्ट मूव करते हैं, लास्ट जो हमारा सेशन है, सॉरी लास्ट जो एक अकाउंट है जिसके बारे में हमको पढ़ना है वो है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या होगा यहाँ पे कि वहाँ पे या तो एक्सपेंस होगा या तो आपकी इनकम होगी, ठीक है। सो एक्सपेंस या लॉसेस आपको जहाँ पे देखने को मिले उसका अकाउंट डेबिट करना है, और इनकम या प्रॉफिट मिले या गेन मिले तो उसका अकाउंट क्या करना है, हमको क्रेडिट करना है। बस इतना सा सिंपल सा रूल्स है। आपको सिर्फ पता ये लगना चाहिए कि ये एक्सपेंस है कि इनकम है। अगर रिसीव किया होगा तो वो इनकम होगी, अगर पेड किया होगा तो वो क्या होगा, एक्सपेंस होगा, ठीक है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ₹5,000 पेड फॉर सैलरी। अभी यहाँ पे पेड किया मतलब कि आपके पास से पैसे गए ही होंगे, बट ऑब्वियस है। तो यहाँ पे दो अकाउंट आपको एक तो इफेक्ट होते देखेंगे, एक तो पता चल गया कि सैलरी एक्सपेंस है, तो वो तो समझ में आ गया कि वो तो नॉमिनल अकाउंट ही फॉलो करेगा। पर ये एक्सपेंस है वो पेड किया है, कैसे किया होगा, बट ऑब्वियसली इसको आपने पैसे ही दिए होंगे, मतलब क्या दिया होगा, कैश। और कैश किस में आएगा, यस कैश किस में आएगा, रियल अकाउंट। तो एक आपका नॉमिनल है, एक आपका रियल है। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, एक्सपेंस है तो डेबिट करो, तो यहाँ पे सैलरी एक्सपेंस है, इसके लिए हमने क्या किया, सैलरी अकाउंट को हमने क्या किया, यहाँ पे डेबिट किया। रियल अकाउंट का यूज़ क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे आपके पास से कैश जाएगा क्योंकि सैलरी दे रहे हो ना यहाँ पे, तो आपके पास से फर्म में से जाएगा, इसके लिए हमने कैश अकाउंट क्या किया, वहाँ पे क्रेडिट किया क्योंकि वो फर्म में से जा रहा है, ठीक है। सो ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। अभी जाते हैं नेक्स्ट की तरफ, वो है बेड डेब्ट्स इंकर फॉर ₹3,000। पहले बेड डेब्ट्स क्या होता है वो समझा दूँ, उसके बाद आगे की स्टोरी जानते हैं। अगर किसी पर्सन को मैंने 10,000 का गुड्स दिया और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है कि वो मुझे पेमेंट कर सके, आप लोग किसी को गुड्स बेचो, उसके बाद कुछ हद तक उसके पीछे आप लोग लगे पड़ते हो, उसके बाद उसको छोड़ देते हो कि ये पैसे आने वाले नहीं है। तो ऐसे पैसे कि जो आपको लेने थे बट अभी वो आपको मिलने वाले नहीं है ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और सम अदर रीज़न, पर आप एक बार कंफर्म हो जाते हैं आपके कि आपको ये पैसे नहीं मिलने वाले, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, बैड डेब्ट।
क्या बोलते थे उसको हम लोग, बैड डेप। अभी जब भी बैड डेप की एंट्री करेंगे ना तो क्या करेंगे, क्योंकि आपको पता भी है कस्टमर से मिलने ही नहीं वाले, तो उसका अकाउंट ओपन करके रखने की ज़रूरत नहीं, उसका अकाउंट क्या कर देते, पूरा क्लोज कर देते बैड डेप की एंट्री करके। तो तब आपकी एंट्री क्या होगी, बैड डेप अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि बैड डेप इज़ ए वन काइंड ऑफ लॉस। बैड डेप क्या है, हमारे लिए एक तरह का लॉस है। इसके जो लॉस होता है उसका अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। दूसरे, उतने जो कस्टमर्स है या हम लोग बोलेंगे डेटर्स जो है उतने आपके कम हो जाएंगे। डेटर्स क्या हो जाएंगे, उतने कम हो जाएंगे। तो डेटर्स को कम करना है तो उसके लिए हमको उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। डेटर्स को कम करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि डेटर्स कौन होते हैं, तो डेटर्स का आप लोगों ने कैसे, जैसे ही किसी पर्सन को आपने कोई गुड्स बेचा होगा, ठीक है, जैसे भी किसी पर्सन को गुड्स बेचा होगा तो हम लोगों ने क्या एंट्री की होगी कि अगर मैंने किसी को क्रेडिट पे गुड्स बेचा है तो जो पर्सन परचेजर है, मतलब कि जो डेटर है, उसका अकाउंट डेबिट किया होगा और सेल्स अकाउंट मैंने क्या किया होगा, क्रेडिट किया होगा। अभी पता है कि वो पर्सन पैसे दे नहीं सकता, तो जो हमने डेबिट किया है उसका अकाउंट, वो हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ऐसे करके हम लोग उसका अकाउंट जो पूरा क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ लो, बैड डेब्ट्स इट इज़ अ वन काइंड ऑफ लॉस, दैट इज़ वाई इट इज़ अ डेबिटेड। एंड कस्टमर्स आपके कम हो रहे हैं, कस्टमर का डेबिट बैलेंस होता है, उसको कम करना है तो उसके लिए हमने क्या किया, क्रेडिट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है कमीशन रिसीव्ड ₹1000। अभी जब भी आपको कमीशन रिसीव होता है ना तो वहाँ पे एक चीज़ समझ लो कि यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक तो रिसीव क्या होगा, तो कैश रिसीव होगा, पर इनकम आपकी कैश नहीं है। इनकम कौन सी है, तो उसके लिए एक नाम दिया है, कौन सा, कमीशन रिसीव्ड। ठीक है, तो यहाँ पे कमीशन रिसीव इट इज़ अ नेम ऑफ इनकम, और इनकम होगा तो कौन सा रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा किसका, तो नॉमिनल का। ठीक है, और रूल्स क्या है नॉमिनल का, एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, इनकम एंड प्रॉफिट आर क्रेडिटेड। मतलब कि अगर इनकम है तो उस इनकम के नाम से आपको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो इसीलिए हमने देख रहे हैं यहाँ पे कमीशन रिसीव अकाउंट क्या किया हुआ है, हमने क्रेडिट किया है। वैसे ही बैंक अकाउंट, यहाँ पे आप लोग को जो कमीशन मिल रहा है वो मिल कैसे रहा है, सो अमाउंट के अंदर, तो या तो कैश या तो बैंक अकाउंट वहाँ पे हम लिख सकते हैं। नॉर्मली कुछ नहीं लिखा हो तो कैश ही लिखना चाहिए। तो यहाँ पे कैश अकाउंट जो होगा वो डेबिट होगा कितने अमाउंट से, 1000 रुपीज़ से। अगर वो चेक के थ्रू मिला है तो उसको हम लोग बैंक अकाउंट भी डेबिट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये जो थे वो बेसिक रूल्स थे जिसके बेस के ऊपर आगे की पूरी प्रिपरेशन करने वाले हैं। ठीक है, ये रूल्स को जितनी प्रैक्टिस कर सको उसको प्रैक्टिस करना, बार बार रिवाइज करना, रूल्स ताकि दिमाग के अंदर बैठ जाए, और उसको अप्लाई कैसे करना है उसके लिए भी पूरा प्रिपरेशन करते रहना। कोई डाउट हो तो कॉल कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ एट योर होम।